देखो बार-बार मैं आप लोगों को पढ़ने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर हम बीच में इसको छोड़ देते हैं ना, तो हमारा ध्यान किसी और चीज़ में लग गया, तो फिर वो और ही चीज़ में लग जाएगा। और अगर हमारा ध्यान पढ़ाई में अभी लगा हुआ है, तो उस कंटिन्यूटी को हम बनाए रखेंगे ना, तो हमें और मतलब हमारा मन करेगा हाँ, ये वाला फॉर्म भी फिल कर देते हैं, ये भी फॉर्म फिल कर देते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि मेरे साथ हुआ ये, बीच में मैंने पढ़ाई छोड़ी जब मेरा बेटा हुआ था 2016 में। तो मैंने 2015 में पढ़ाई छोड़ दी थी मेरी शादी के बाद। सोचो 10 साल बाद मैंने कमबैक किया है। हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? आई होप अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एमपी छात्रावास अधीक्षक वैकेंसी के बारे में, क्योंकि अभी लास्ट एक दिन पहले मैंने इस एमपी छात्रावास वैकेंसी के ऊपर एक वीडियो डाला था। उस दिन से ही लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं लड़कियों के कि दी इसके सिलेबस के बारे में बता दीजिए और कैसे पढ़ाई करें हम इसके बारे में बता दीजिए, किस इंस्टीट्यूट से कोर्स लें। और बहुत सारे क्वेश्चन लड़कियों को बहुत सारी क्वेरी है इस वैकेंसी को लेके। तो मुझे लगा कि मुझे फिर से इसके बारे में बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं सिलेबस की। कुछ लड़कियाँ पूछ रही हैं कि दी इसका सिलेबस क्या है? सिलेबस बता दीजिए, हम क्या-क्या पढ़ें इसमें? तो मैं ये लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ क्योंकि आप लोगों की क्वेरी थी इसलिए। तो यूट्यूब पे जो भी वीडियो आ रहे हैं कि ये सिलेबस पढ़ें, वो सिलेबस पढ़ें, इसलिए आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो मैं बता देती हूँ, अभी किसी भी चैनल पे या फिर कहीं पे भी इसका ऑफ़िशियल सिलेबस जारी नहीं हुआ है। जो भी यूट्यूब चैनल सिलेबस बता रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी से बता रहे हैं। अभी इसका ऑफ़िशियल सिलेबस कहीं पे भी नहीं आया है। तो आप इसके भ्रम में नहीं रहें कि किसी इंस्टीट्यूट वाले ने ये सिलेबस बता दिया, हम वही सिलेबस पढ़ने लगे। अभी कहीं पे भी इसका सिलेबस नहीं आया है। पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अभी किसी सिलेबस के चक्कर में नहीं पड़ें आप लोग और ना ही किसी इंस्टीट्यूट का कोर्स लें। अभी जब तक ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जारी नहीं होता, तब तक आप किसी भी इंस्टीट्यूट का कोर्स नहीं लें, क्योंकि अभी किसी को भी सिलेबस नहीं पता है। तो आपको अगर पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तो जैसे मैंने बताया था पहले भी, मैं आपको फिर से बताती हूँ कि आप अपने लेवल से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आप मैथ्स, रीज़निंग, कंप्यूटर इन इन बेसिक चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए, विदाउट किसी का कोर्स लिए हुए। मुझे पता है आप में से कई लोग बोलेंगे कि दी कोर्स ले लेते हैं तो कंटिन्यूटी बनी रहती है। अगर हम किसी इंस्टीट्यूट से कोर्स लेते हैं तो हमारा मतलब रेगुलर हम क्लासेस अटेंड करते हैं और रेगुलर नोट्स बनाते हैं, तो हमारे मतलब कंटिन्यूटी आ जाती है हमारी स्टडी में, वो मैं मानती हूँ। लेकिन अभी आप किसी भी इंस्टीट्यूट का कोर्स ले लेंगे, जैसे अभी कई इंस्टीट्यूट ने शुरू कर दिया है कोर्स और वो आपने पढ़ लिया। फिर इसके बाद मान लो सिलेबस दूसरा आ गया फिर। अभी मैथ्स, रीज़निंग और कंप्यूटर ये तो कम पढ़ाते हैं, जो भी किसी भी इंस्टीट्यूट के जब कोर्स लॉन्च होता है, ये सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं और कम पढ़ाते हैं इसको। तो अभी कोर्स में क्या पढ़ाएँगे? तो ये आप खुद भी तो सोचिए, अभी आप कोर्स लेके करेंगे क्या? तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। कई लड़कियों के ये भी मैसेजेस हैं कि दी कैसे तैयारी करें इसकी? तो मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, आपको मैथ्स में क्या पढ़ना है आपको? मैथ में सबसे अच्छा तरीका है कि आप सिम्प्लिफ़िकेशन पे वर्क करिए सबसे सबसे पहले। सिम्प्लिफ़िकेशन आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि सिम्प्लिफ़िकेशन जब आता है ना, जब हमारे एग्ज़ाम में आता है, तो हम बहुत छोटी-सी मिस्टेक करते हैं। बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं हमसे इसमें। माइनस प्लस में हमारा कैलकुलेशन फ़ास्ट नहीं होता है। तो आप अपने कैलकुलेशन पे वर्क करिए, मतलब फ़ास्ट कैलकुलेशन पे वर्क करिए। विभाजिता का नियम पढ़ लीजिए, क्योंकि आप विभाजिता के नियम पढ़ लेंगे तो आपका जो सिम्प्लिफ़िकेशन है वो ईज़ी हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन फ़ास्ट हो जाएगा। आप स्क्वायर्स याद कर लीजिए, आप जो क्यूब्स हैं वो याद कर लीजिए, नंबर्स के स्क्वायर, नंबर के क्यूब्स। आप ईज़ी-ईज़ी फ़ॉर्मूले याद कर सकते हैं। आप मेंसुरेशंस के जो फ़ॉर्मूले होते हैं, आयतन का फ़ॉर्मूला, गोला का फ़ॉर्मूला, वर्ग का स्क्वायर, घन का स्क्वायर और जो सिम्प्लिफ़िकेशन के जो घातांक वाले फ़ॉर्मूले होते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब जो ईज़ी-ईज़ी फ़ॉर्मूले होते हैं, आप उन पे वर्क करिए। आप इन सबको टारगेट कर लेंगे ना, तो आपकी जो भी मैथ्स होगी ना, वो आपको हार्ड नहीं लगेगी, बहुत ईज़ी लगेगी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 टॉपिक पढ़ लीजिए आप मैथ्स में, एक तो रेशो और एक प्रतिशत। अगर आपने इन 2 टॉपिक पे बहुत अच्छे से पकड़ कर ली ना, तो आपके सारे क्वेश्चंस और जो भी सारा जो सिलेबस है मैथ्स का, वो बहुत आसानी से बन जाएगा आपसे। तो स आप है ना रेशियो बहुत अच्छे से कर लीजिए अभी और प्रतिशत पे बहुत अच्छे से मतलब फ़ोकस करिए। अगर आपने प्रतिशत कर लिया तो आपसे सीआई और एसआई बहुत आसानी से बन जाएगा। प्रतिशत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जो मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं, वो प्रतिशत पे के ऊपर ही बेस्ड हैं। अगर आपने प्रतिशत अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपके जो बहुत सारे चैप्टर्स आसानी से बन जाएँगे। तो आप रेशियो और प्रतिशत इन 2 इन 2 टॉपिक पे बहुत अच्छे से फ़ोकस करिए, तो आपकी मैथ्स बहुत आसान हो जाएगी। तो अब बात करते हैं रीज़निंग में। रीज़निंग वैसे तो ईज़ी है, क्योंकि रीज़निंग जब हम पढ़ते हैं और हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तभी हमसे बनती है। लेकिन रीज़निंग का एक टॉपिक जो है वो सबको बहुत परेशान करता है।
सिलोलिज़्म वाला, आप उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए। सिलोलिज़्म के जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, आप उनको अच्छे से पढ़िए। सिलोलिज़्म को प्रैक्टिस करिए अच्छे से, क्योंकि सिलोलिज़्म वाले क्वेश्चंस सारे जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एमपी की सिलोलिज़्म आता ही आता है, तो आप उस पे फ़ोकस करिए। सिलोलिज़्म को बहुत अच्छे से कर लीजिए। सिटिंग अरेंजमेंट कर लीजिए और क्लॉक कर लीजिए, सॉरी क्लॉक और कैलेंडर। कैलेंडर में भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। कई लोगों को ब्लड रिलेशन में प्रॉब्लम होती है। ब्लड रिलेशन वैसे तो बहुत ईज़ी है, लेकिन कई लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो जो भी आपकी वीकनेस है, उस पे वर्क करिए। थर्ड आप कंप्यूटर, कंप्यूटर में आप फुल फॉर्म पे वर्क करिए। कंप्यूटर की एक फुल फॉर्म की लिस्ट बना लीजिए, उनको याद करिए, मतलब उनको एक सामने चिपका लीजिए और उनको डेली-डेली पढ़ते रहिए। शॉर्टकट की सबसे मतलब ईज़ी और सबसे टफ़ दोनों कह लीजिए, अगर आपको याद हो गई तो ईज़ी और अगर आपको याद नहीं हुई तो टफ़। और शॉर्टकट की से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में ले लीजिए आप शॉर्टकट सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस शॉर्टकट की से ही बनते हैं। तो आप स एक मतलब ऐसे ऐसे एक लिस्ट बना लीजिए, एमएस वर्ड की शॉर्टकट की, एमएस एक्सेल की शॉर्टकट की, पावर पॉइंट की शॉर्टकट की, एमएस एक्सेस की शॉर्टकट की। तो इन सब की आप लिस्ट बना के इन लिस्ट को याद करना शुरू कर दीजिए। और जो एमएस वर्ड में कितने ऊपर जो रूलर होता है, उसपे कितने ना टैब होते हैं, उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो आसान-आसान चीज़ें हैं, अगर आप उनको ही अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आपको रिवीज़न करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सब कुछ आपको याद रहेगा, बस आपको एग्ज़ाम टाइम में ही पढ़ना रहेगा ये सब कुछ। इन पे तो वर्क करिए, बाकी सिलेबस आएगा तब आता रहेगा। सिलेबस से क्या करना है हमको? हमको इन चीज़ों पे वर्क करना है पहले। सिलेबस सिलेबस में क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा एमपी जीके होगा, मैनेजमेंट होगा, हिंदी इंग्लिश होगा। अभी मैं हिंदी इंग्लिश का आप लोगों को इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि चाहे तो आप हिंदी इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, क्योंकि चांसेस हैं उसके हिंदी इंग्लिश आने के, लेकिन मैं अभी श्योरिटी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि अभी उसका ऑफ़िशियल सिलेबस जारी नहीं हुआ है और मैं आपको बोल दूँ कि आप हिंदी इंग्लिश पढ़ लीजिए और वो नहीं आया उसमें, तो फिर मतलब वेस्ट तो नहीं होगा, वो इसमें नहीं आएगा तो किसी और एग्ज़ाम में आएगा। लेकिन अभी आप ये तो पढ़ लीजिए, ये तीनों जब तक पूरे कर लीजिए 1 महीने में या फिर 2 में, जितने भी टाइम में आप कर पाते हैं, उसके बाद आप हिंदी इंग्लिश पढ़ लेना और जब तक हो सकता है कि सिलेबस भी आ जाए। जनक के नाम याद कर लीजिए, जो आविष्कारक होते हैं कि इसने ये लैंग्वेज बनाई, कौन इंटरनेट के आविष्कारक हैं, कौन कौन-सी लैंग्वेज का आविष्कारक है। ये सब तो चेंज नहीं होगा, ये सब तो सब में वही रहेगा ना, आविष्कारक तो चेंज हो नहीं जाएँगे। तो आप इन सब पे फ़ोकस कर लीजिए। आप कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ लीजिए और आप इंटरनेट इंटरनेट में हम ब्राउज़र और सर्च इंजन में बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, तो आप उनकी लिस्ट बना लीजिए कि ब्राउज़र कौन-कौन से होते हैं, सर्च इंजन कौन-कौन से होते हैं, तो उनको पढ़ लीजिए। इस टाइप से अगर आप पढ़ाई करेंगे ना अपनी, तो आपका एमपी छात्रावास अधीक्षक का जो वैकेंसी आने वाली है, उसका आधा सिलेबस तो वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा और ये जो सिलेबस है वो आपके किसी अदर एग्ज़ाम में भी काम में आ जाएगा, क्योंकि ये सिलेबस सबका सेम होता है, बस थोड़ा लेवल ऊपर-नीचे होता रहता है। ज़्यादातर लेवल मैथ्स का ही ऊपर-नीचे होता है, रीज़निंग और कंप्यूटर तो चेंज नहीं होती है, थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो जाता है, लेकिन अगर आप बेसिक पढ़ लेंगे ना, तो बेसिक से ही सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपका आधा सिलेबस आप ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, तो कोई भी अदर वैकेंसी आएगी ना, तो सिर्फ़ आपको आधा सिलेबस ही कंप्लीट करना पड़ेगा। आप लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, मैंने महिला सुपरवाइज़र एग्ज़ाम में मैथ्स, कंप्यूटर और रीज़निंग पढ़ा ही नहीं बिल्कुल। मतलब पढ़ा नहीं, मतलब पढ़ा ही नहीं बिल्कुल। क्योंकि मैथ्स और रीज़निंग की तो मैंने थोड़ी-सी ऐप में क्लासेस ली थी। जब ऐप में क्लासेस हुई थी, पेड क्लासेस, तो उसमें मैंने थोड़ा-सा पढ़ लिया था। लेकिन मैं उनको कंटिन्यू नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैथ्स की क्लासेस सुबह 8 बजे होती थी, तो वो मैं नहीं ले पाती थी, क्योंकि उस टाइम बच्चों का स्कूल होता था। और रीज़निंग की क्लास शाम को होती थी, तो शाम को भी डिस्टर्बेंस रहता था घर में, हस्बैंड की चाय और मतलब बच्चों का भी आना-जाना, तो वो मैं मतलब ऐसे फ़ोकस से नहीं कर पाती थी और रिकॉर्डेड क्लासेस में देख नहीं पाती थी। तो मैथ्स रीज़निंग मेरा ऐसे ही हो जाता था, मतलब देख लिया तो देख लिया, नहीं देख पाया तो नहीं देख पाया। और कंप्यूटर की क्लासेस मुझे याद है 10 जुलाई से स्टार्ट हुई थी और 13 जुलाई को मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई लाइफ़ की। तो मतलब मैं कंप्यूटर का सिलेबस पढ़ ही नहीं पाई बिल्कुल। 1-2 महीने में जो कोर्स होता है और उस 2 महीने में मैं बहुत ज़्यादा सेटल रही अपने आप में ही, तो मतलब मैं कंप्यूटर पढ़ ही नहीं पाई, फिर मेरा मन भी नहीं हुआ, क्योंकि जब भी मैं कंप्यूटर की क्लास खोलती थी, तो मुझे वो मोमेंट याद आ जाता था, इसलिए मैंने वो क्लासेस ली ही नहीं फिर। तो कंप्यूटर तो मैंने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं। जब एग्ज़ाम आने वाले थे, तो मुझे मतलब खुद को चेक करना था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कंप्यूटर मुझे आता भी है कि नहीं आता। तो फिर मैंने 1-2 लाइव क्लासेस ली, सपना मैम की और सत्यार्थी की भी। तो उसमें मेरे को मतलब मैं आंसर कर पाती थी, तो मुझे लगा कि हाँ, मैं कंप्यूटर कर लूँगी। तो मैथ्स, रीज़निंग, कंप्यूटर मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा। मतलब ऐसे ही एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा-सा खुद को चेक करने के लिए मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, तब थोड़ा-सा पढ़ लिया, बाकी मैंने क्लासेस अटेंड नहीं की मैथ्स, रीज़निंग, कंप्यूटर की। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप लोग बेस क्लियर कर लेंगे ना अपना मैथ्स, रीज़निंग, कंप्यूटर का, तो जब भी आपका एग्ज़ाम नोटिफ़िकेशन आएगा ना, तो आपको उस टाइम हड़बड़ी नहीं होगी कि हमने ये भी नहीं पढ़ा, हमने वो भी नहीं पढ़ा, हमको ये भी कंप्लीट करना है।
आपका बेस क्लियर रहेगा ना, तो आपको रिवीजन करने में 1-2 दिन लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर का। अगर आपका बेस क्लियर है तो 1-2 दिन में ये अच्छे से रिवाइज़ हो जाएँगे। ये मैंने किया है इसलिए मुझे पता है। मतलब महिला सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में मैथ्स में मैंने ईज़ी-ईज़ी पार्ट पढ़ा ही नहीं। लास्ट-लास्ट में जब मुझे डर लग रहा था कि नहीं मैंने ये पढ़ा ही नहीं है, ऐसा ना हो ये भी आ जाए, ऐसा ना हो ये भी आ जाए, तो मैं उसके टफ़-टफ़ क्वेश्चंस करने लगी। क्लासेस लेके मैं इसके टफ़-टफ़ क्वेश्चंस पे फ़ोकस किया मैंने 2-3 दिन। तो मैं बहुत टेंस्ड थी, यार ये नहीं आ जाए, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। अच्छा हुआ नहीं आया, ईज़ी आया। तो मतलब बता रही हूँ कि अगर आप है ना, इन पे पकड़ कर लेंगी ना तो आपको टेंशन नहीं होगी। हाँ, जिनका मैथ्स, रीज़निंग, कंप्यूटर अच्छा है वो क्या करें, तो वो हिंदी, इंग्लिश पढ़ लें। इंग्लिश पे पकड़ कर लें अपनी, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही। क्योंकि किसी-किसी एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि वो दोनों में से एक सब्जेक्ट हमको चूज़ करने को देता है कि हिंदी चूज़ करिए या इंग्लिश चूज़ करिए। तो जिसका हिंदी सब्जेक्ट है वो हिंदी चूज़ करता है, जिसका इंग्लिश है वो इंग्लिश चूज़ करता है। और किसी-किसी एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि ये दोनों ही दे देते हैं, हिंदी भी दे देते हैं, इंग्लिश भी देते हैं। तो अभी बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे होने वाले हैं जिनमें हिंदी, इंग्लिश आ रही है। जैसे अभी असिस्टेंट ग्रेड 3 का एग्ज़ाम है, उसमें हिंदी, इंग्लिश आएगी। और जो एमपी आबकारी और एसआई का एग्ज़ाम है उसमें एमपी जीके आने वाला है। तो जिनके जो सब्जेक्ट क्लियर हैं वो लोग एमपी जीके पे फ़ोकस कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश पे फ़ोकस कर सकते हैं। क्योंकि ये एक मतलब ये जो सब्जेक्ट हैं ये आ सकते हैं एमपी छात्रावास में। और आप ये मत सोचिए कि हमने ये पढ़ लिया तो ये हमारे काम में नहीं आएगा, हमने ये पढ़ लिया तो ये हमारे काम में नहीं आएगा। तो आप जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट करके रखेंगे और जो कभी कोई न्यू वैकेंसी आती है, तो वो सब्जेक्ट आपको माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सेव रहेगा। और जब आप वैकेंसी आएगी ना, तो आपको रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आप ट्रस्ट नहीं करेंगी। मैथ्स, रीज़निंग, कंप्यूटर मैंने आज से 10 साल पहले पढ़ा था, 10 साल पहले। और जब वो 10 साल पहले की चीज़ मुझे आज तक याद है और मुझे रिवीज़न करने में इतनी आसानी हुई, तो अभी हम जो अभी पढ़ेंगे वो हमको याद नहीं रहेगी। तो आप खुद सोचिए। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इन सब्जेक्ट पे फ़ोकस करिए। अगर आप इन सब्जेक्ट को अच्छे से कर लेंगे और आप लोग और भी एग्ज़ाम देंगे अभी, तो उन सब में ये काम आने वाला है। अब देखो जिनको पढ़ना ही नहीं है उनका हम कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ़ इस भरोसे में बैठे हैं कि कोई इंस्टीट्यूट वाले कोई कोर्स लॉन्च करेंगे तब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे कभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो पाती। अगर हम ये सोचते रहेंगे ना कि कोई कोर्स आ जाए तब हम पढ़ेंगे, तो होता क्या है कि नोटिफ़िकेशन आता है, तब कोर्स आता है, फिर हम कोर्स लेते हैं, तो हमको थोड़े दिन तो वो माइंड सेट करने में लग जाते हैं कि हाँ, हाँ, ये सिलेबस है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो वो उस सब प्रोसेस में बहुत टाइम जाता है। तो अगर आप अभी से ही अपना माइंड सेट कर लेंगे ही ना, हम ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं और फिर वैकेंसी आएगी तो हम ये पढ़ लेंगे, तो आपको पढ़ने में और रिवीज़न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपकी पढ़ाई की कंटिन्यूटी बनी रहेगी। जैसे कि अभी आप मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत सारा टाइम दीजिए। अगर आपने किसी एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं फिल किया है, तो आप 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, जैसे 1 घंटा सुबह आपने कंप्यूटर को दे दिया सुबह-सुबह, क्योंकि हम वो थोड़ा लर्निंग सब्जेक्ट है, तो उसको हमने सुबह दे दिया। फिर हमने दिन में 1 घंटा मैथ्स को दे दिया, मैथ्स को हमने थोड़ा-सा क्वेश्चन सम्स लगा लिए। और 1 घंटा शाम को या रात को जब भी आप फ्री होते हैं, हमने रीज़निंग को दे दिया। तो हमको 1-1 घंटा ही तो पढ़ना है, हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि हम दिन भर पढ़ने में लगे रहें। बाकी टाइम आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। और जिन-जिन ने फॉर्म फिल किए हैं किसी अदर एग्ज़ाम के, तो वो तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। देखो बार-बार मैं आप लोगों को पढ़ने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर हम बीच में इसको छोड़ देते हैं ना, तो हमारा ध्यान किसी और चीज़ में लग गया, तो फिर वो और ही चीज़ में लग जाएगा। और अगर हमारा ध्यान पढ़ाई में अभी लगा हुआ है, तो उस कंटिन्यूटी को हम बनाए रखेंगे ना, तो हमें और मतलब हमारा मन करेगा हाँ, ये वाला फॉर्म भी फिल कर देते हैं, ये भी फॉर्म फिल कर देते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि मेरे साथ हुआ ये, बीच में मैंने पढ़ाई छोड़ी जब मेरा बेटा हुआ था 2016 में। तो मैंने 2015 में पढ़ाई छोड़ दी थी मेरी शादी के बाद। सोचो 10 साल बाद मैंने कमबैक किया है। मतलब 10 साल तक मैं घर गृहस्थी में और मैं प्राइवेट जॉब भी करती थी, तो मैं उसमें लगी रही। लेकिन ये जो महिला सुपरवाइज़र की जॉब है ये मतलब मेरा कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था। वो अचानक से ही मतलब मेरा मन हो गया। और अब पढ़ते-पढ़ते मेरा पढ़ाई में इतना मन हो गया है कि अब मुझे लग रहा है कि सारे काम छोड़ दूँ। अब तो बस मैं अपनी पढ़ाई पे ही फ़ोकस कर लूँ सारा, और अब तो मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बार-बार बोल रही हूँ कि आप पढ़ाई मत छोड़िए, क्योंकि एक बार अगर ध्यान हट जाता है ना पढ़ाई से, तो फिर वो हट ही जाता है। तो इसलिए मैं आपको बार-बार फ़ोर्स कर रही हूँ। तो आप जो भी आपके क्वेश्चन्स हों वो पूछ लीजिएगा आप। जल्दी से कमेंट्स में ये बताइए कि असिस्टेंट ग्रेड 3 ग्रुप 4 का फॉर्म किस-किसने फिल किया है? क्योंकि मैंने भी ये फॉर्म फिल किया है और मैं एक ग्रुप बनाने वाली हूँ, जो जिसने भी ये फॉर्म फिल किया होगा, तो मैं उन सबको इस ग्रुप में ऐड कर लूँगी और हम लोग साथ में मिल-जुल के पढ़ाई करेंगे। क्योंकि अकेले पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है और हम ग्रुप में आपस में डिस्कस कर सकते हैं
कि मतलब कोई प्रॉब्लम होगी या डाउट्स होंगे तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमने महिला सुपरवाइज़र में भी ऐसे ही पढ़ा था। तो जल्दी-जल्दी आप लोग कमेंट में बताइए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।